चलिए आज भारत के पहले सम्राट की कहानी सुनते हैं। वो सम्राट जिसने बिखरे हुए भारत को एक किया। लेकिन ये वो कहानी नहीं है जो किताबों में मिलती है। ये कहानी है उन पन्नों की जो अक्सर छिपा दिए जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सीक्रेट आर्मी के बारे में जो तलवारों से नहीं, जहर से लड़ती थी। ऐसे अदृश्य हत्यारे जो दुश्मनों को उनकी ही महफिलों में बिना एक भी बूंद खून बहाए मौत की नींद सुला देते थे। और क्या ये यकीन करने लायक है कि एक होने वाले सम्राट को एक लड़ाई में इतनी बुरी तरह हारना पड़ा कि वो भिखारियों की तरह जंगल में भटकता रहा, और फिर एक झोपड़ी में रखी गर्म खिचड़ी की एक प्लेट ने उसे जीत का वो फॉर्मूला सिखाया जो बड़े बड़े गुरु नहीं सिखा पाए। और ये कैसे हुआ कि भारत के चलते फिरते टैंकों यानी हाथियों ने दुनिया जीतने निकले सिकंदर के सिपाहियों को कुचल कर रख दिया, और सिर्फ 500 हाथियों के बदले आधा साम्राज्य खरीद लिया गया? तो चलिए शुरू करते हैं ये अविश्वसनीय कहानी। भारत का पहला सम्राट महलों में नहीं जन्मा था। उसका जन्म हुआ था गरीबी और अपमान के बीच। लोग उसे दासी पुत्र कहकर ताने मारते थे, पर शायद यही अपमान और यही पत्थर की चोटें उसके अंदर वो आग जला रही थीं जो आगे चलकर पूरे नंदवंश को जलाकर राख करने वाली थी। और ठीक उसी वक्त आचार्य चाणक्य एक ऐसे हथियार की तलाश में थे जो नंद वंश को उखाड़ फेंके। और एक दिन उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उन्होंने लड़के के पालक पिता को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे खरीद लिया। ये शायद इतिहास का सबसे सस्ता लेकिन सबसे कीमती सौदा था। तक्षशिला में अगले 7 साल तक चंद्रगुप्त को मिटाया गया ताकि एक सम्राट को गढ़ा जा सके। उसकी पुरानी पहचान, उसका परिवार, उसकी भावनाएं, सब कुछ छीन लिया गया, क्योंकि चाणक्य के सम्राट में डर, दया और प्यार जैसी कमजोरियों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस ट्रेनिंग का सबसे खौफनाक हिस्सा था उसे विश्व पुरुष बनाना। चाणक्य की दूर की सोच देखिए। वो जानते थे कि दुश्मन चंद्रगुप्त को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल जरूर करेंगे, तो उन्होंने बचपन से ही उसके खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया, बहुत थोड़ी मात्रा में, ताकि शरीर धीरे धीरे उसका आदी हो जाए। नतीजा, चंद्रगुप्त खुद एक चलता फिरता जहरीला हथियार बन गया जिसे जहर से मारना नामुमकिन था। तो अब चंद्रगुप्त एक खतरनाक हथियार तो बन चुका था, लेकिन एक अकेले योद्धा से मगध जैसा विशाल साम्राज्य तो नहीं जीता जा सकता था, है ना? इसके लिए चाहिए थी एक बड़ी सेना, और सेना के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। और पैसा था मगध के लालची राजा धनानंद के पास। कितना? इतिहासकारों की माने तो करीब 80 करोड़ सोने के सिक्के। आज के बड़े बड़े अरबपतियों की कुल दौलत भी इसके सामने कुछ नहीं है। और ये सारा खजाना उसने गंगा नदी के नीचे एक खुफिया तहखाने में छिपा रखा था। चाणक्य का सिद्धांत बिल्कुल साफ था, दुश्मन को उसी के पैसे से बर्बाद करो। उन्होंने अपने जासूसों से उस खजाने का पता लगाया, और एक रात चंद्रगुप्त और उसके साथियों ने गंगा नदी के नीचे से वो सारा खजाना लूट लिया। अब धनानंद का पैसा ही उसकी बर्बादी की तैयारी कर रहा था। और उसी लूटे हुए सोने से चाणक्य ने अपना सबसे खतरनाक हथियार तैयार किया, विषकन्याएं। ये वो खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से जहर देकर पाला गया था। नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा शरीर जहरीला हो गया, उनका एक स्पर्श भी जानलेवा था। चाणक्य ने इन विषकन्याओं को धनानंद के सेनापतियों के पास भेजा, और एक एक करके बिना तलवार उठाए मगध के बड़े बड़े योद्धा रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। अब पैसा था, सेना थी और जोश भी। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें घेरकर गाजर मूली की तरह काट दिया। एक भयानक हार। जान बचाकर भागते हुए वो एक गांव की झोपड़ी में छिपे। वहां एक मां अपने बच्चे को डांट रही थी, क्योंकि उसने गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर खुद को जला लिया था। मां ने कहा, तू भी चाणक्य जैसा बेवकूफ है। और ये साधारण सी बात चाणक्य के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। साम्राज्य भी उस गरम खिचड़ी की थाली जैसा है। सीधे बीच में यानी राजधानी पर हमला करना बेवकूफी है, उसे किनारों से जीतना शुरू करना पड़ता है। इस एक सीख ने पूरी रणनीति बदल दी। उन्होंने पहले कमजोर सीमाएं जीती और फिर मगध को चारों तरफ से घेरकर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। मगध तो मिल गया, लेकिन असली तूफान तो अब पश्चिम से उठ रहा था।
सिकंदर का सबसे ताकतवर जनरल सेल्यूकस निकेटर अपने गुरु का अधूरा सपना पूरा करने भारत आ पहुंचा। उसे अपने तेज तर्रार यूनानी घोड़ों पर बड़ा घमंड था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना भारत के जीवित टैंकों से होने वाला है। चंद्रगुप्त की सेना में 9,000 विशाल युद्ध हाथी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, हाथियों की गंध और उनकी चिंगार से यूनानी घोड़े ऐसे बिधके कि अपने ही सैनिकों को रौंदते हुए भाग खड़े हुए। चंद्रगुप्त के हाथियों ने सेल्यूकस की महान सेना को खिलौने की तरह कुचल कर रख दिया। सेल्यूकस समझ गया कि वो ये जंग कभी नहीं जीत सकता। उसने घुटने टेक दिए और एक संधि की पेशकश की। ये इतिहास की सबसे महंगी संधियों में से एक थी। सेल्यूकस ने अपना आधा साम्राज्य, जिसमें आज का पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है, चंद्रगुप्त को सौंप दिया। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सिर्फ 500 हाथी, एक तोहफे के तौर पर। सोचिए, 500 हाथियों के बदले आधा साम्राज्य। इस एक सौदे ने भारत की सीमाओं को सदियों के लिए सुरक्षित कर दिया। अब चंद्रगुप्त अखंड भारत के सम्राट थे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन सम्राट का ताज असल में एक सोने का पिंजरा था। उन्हें हर पल, हर सांस में अपनी हत्या का डर सताता रहता था। हालत ये थी कि सम्राट कभी भी एक ही कमरे में 2 रातें नहीं सोते थे। उनका हर निवाला पहले कोई और चखता था, और उनकी सुरक्षा के लिए मर्द नहीं बल्कि तलवारबाज महिला बॉडीगार्ड्स तैनात थीं। वो पूरी दुनिया के मालिक थे, पर अपनी जिंदगी के कैदी। लेकिन उनके शासन के आखिरी सालों में एक ऐसी तबाही आई जिसे कोई तलवार नहीं रोक सकती थी। पूरे साम्राज्य में 12 साल का भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे, और दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बेबस था। अपनी प्रजा को मरता देख चंद्रगुप्त अपराध बोध से भर गए, और तब उन्होंने वो किया जो इतिहास में किसी सम्राट ने नहीं किया। उन्होंने अपना ताज, अपना साम्राज्य, सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया, और एक जैन संत के साथ नंगे पैर दक्षिण भारत चले गए। वहां उन्होंने सल्लेखना का कठोर व्रत लिया, यानी अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग कर शरीर का मोह छोड़ देना। और 297 ईसा पूर्व में एक गुफा में भारत के उस पहले सम्राट ने भूख और प्यास पर विजय पाते हुए शांति से अपने प्राण त्याग दिए। जरा सोचिए, सिकंदर ने दुनिया जीतने की कोशिश की और अंत में तड़प तड़प कर मरा, और चंद्रगुप्त ने पहले दुनिया जीती और फिर उसे त्याग कर खुद को जीत लिया, और अंत में मौत को भी जीत लिया। तो सवाल यह है कि असली विजेता कौन है? वो जो दुनिया को जीतता है, या वो जो खुद को जीत लेता है?